फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तहरीन। आज हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशंस को भी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब वो रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नेम देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। नाउ लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, देखें लिमिटिंग को अगर हम इंग्लिश वोकैब में भी देखें तो हम कहते हैं लिमिट मतलब ऐसी चीज़ जो कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि जिसका अमाउंट थोड़ा क्या हो, कम हो, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ महदूद हो। ठीक है, और हम बात करें रिएक्टेंट की, मतलब ऐसा रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लिमिटेड हो। तो वहाँ से हमने इसका एक सेंस लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसको समझने के लिए सपोज़ करें आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है सैंडविचेस की, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज़ करें वी हैव 20 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, हमारे पास 20 स्लाइस हैं ब्रेड के, और हमारे पास जो शामी कबाब है वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमारी जो स्लाइस बनती है या जो हम सैंडविच बना रहे होते हैं वो सैंडविच बनता है 2 ब्रेड की स्लाइसेस से, मतलब 2 ब्रेड की स्लाइस मिलके एक सैंडविच बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूँ कि आप आइडिया लगाएं कि इन 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड में कितने सैंडविचेस बन जाएंगे, तो देखें जिस तरीके से अगर 2 ब्रेड्स में 1 सैंडविच बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, सिंपल सी कैलकुलेशन करें, 20 को डिवाइड कर दें 2 से। 20 को 2 से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज एक सैंडविच बनने के लिए 2 स्लाइसेस यूज़ होंगे, और टोटल हमारे पास कितनी 20 है। तो जब मैं 2 को 20 से डिवाइड करूँगी आंसर आ जाएगा 10। मतलब 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कितने सैंडविच बना सकती हैं, 10 सैंडविच बना सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं कबाब की, यू नो वेरी वेल कि हर सैंडविच के अंदर एक कबाब तो हमने मस्ट डालना है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 8 कबाब मिलके 8 ही सैंडविचेस बना सकते हैं। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया कि 20 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड मिलके 10 सैंडविचेस बना सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कबाब कितने 8 हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सैंडविचेस बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 8 ही बनेंगे। क्यों 8 बनेंगे, बिकॉज हमारे पास कबाब की क्वांटिटी क्या है, कम है, या हम कह सकते हैं कि सारे कबाब क्या हो गए, कंज्यूम्ड हो गए। अब जब हमारे पास 8 सैंडविचेस बने, ठीक है, तो ब्रेड कितनी बची हमारे पास। अब इसका आइडिया लगाएं कि अगर 8 सैंडविचेस बने हैं तो हमें पता है कि एक सैंडविचेस के अंदर हमारी कितनी ब्रेड लगी हैं, कितने ब्रेड के स्लाइस लगे हैं, 2 लगे हैं, और सैंडविच कितने हमारे 8 हैं। तो जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हमारी स्लाइसेस यूज़ हो गई, 16 स्लाइसेस यूज़ हो गई हैं। तो 20 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। मतलब 4 स्लाइस हमारी रह गई है ब्रेड की, और ये 4 स्लाइस हमारी ब्रेड की क्यों रह गई, बिकॉज हमारे पास जो कबाब थे, हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, ये सारा का सारा क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, और इसके कंज्यूम होने की वजह से हमारा फर्दर आगे हम सैंडविच नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये जो कबाब है इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इस कबाब को हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का नेम क्यों दिया, क्योंकि ये रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, और इसके कंज्यूम होने की वजह से हम फर्दर सैंडविच नहीं बना पा रहे, मतलब इसके कंज्यूम होने की वजह से हम फर्दर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नेम दे दिया। और ब्रेड की अगर हम बात करें तो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से, इसके रिएक्शन की वजह से हम फर्दर रिएक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे ब्रेड के जो पीसेस हैं या स्लाइसेस हैं वो रिमेनिंग है अभी तक। तो ऐसे रिएक्टेंट जो कि बच जाए रिएक्शन के बाद भी, उसको हम नाम देते हैं एक्सिस रिएक्टेंट का। तो ये हमारी जो स्लाइड या ब्रेड है ये हमारे पास कहलाएगी एक्सिस या एक्सिस रिएक्टेंट। इसकी एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपको, या इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देती हूँ। देखिए सपोज़ करें मुझे बनानी है कार। ठीक है, अब कार बनाने के लिए मेरे पास हैं 20 व्हील्स। ठीक है, 20 के जो पहिए होते वो हैं, और साथ में मेरे पास है 10 पूरा उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारा कार का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मेरे पास कितना है, 10 है।
ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार में कितने व्हील्स चाहिए होते हैं, तो एक कार में कितने व्हील्स चाहिए होते हैं? 4 व्हील्स चाहिए होते हैं। अब जब एक कार में 4 व्हील्स चाहिए होते हैं तो मैं आपसे पूछूं कि ये 20 व्हील्स मिलकर कितनी कार बना सकते हैं? आप क्या करेंगे, इस 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे? क्योंकि ये 4 व्हील्स मिलके एक कार बना सकते हैं। तो जब हम 20 को 4 व्हील से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 20 व्हील्स मिलके 5 कार के पार्ट्स या 5 कार जो है वो बना सकती हैं। लेकिन मैं जब आपसे पूछूं इस बॉडी की कि ये जो बॉडीज़ है ये कितनी कार बना सकती हैं, क्योंकि हमारे पास 10 बॉडीज़ है कार की, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि ये हमारे 10 कार को बना सकती हैं इजीली। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 20 व्हील्स मिलके सिर्फ 5 कार्स में क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। ठीक है, ये 20 व्हील्स मिलके हमारी क्या बना देंगे, 5 कार्स बना देंगे। और तो फिर रिमेनिंग में हमारी ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है कितने बच जाएंगे, 5 ही बच जाएंगे। तो इस व्हील की काउंटिंग को देख के हमें आइडिया हुआ कि हम सिर्फ 5 कार्स बना सकते हैं। तो जो आपके पास रिएक्टेंट या जो भी बॉडी आपकी कम्प्लीटली क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है, इसको हम नाम दे देंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो व्हील्स हमारे क्या हो गए, सारे के सारे कंज्यूम्ड हो गए, बट हमारी बॉडी क्या हो गई है, रिमेनिंग है। बॉडी क्यों रिमेनिंग है, बिकॉज 20 व्हील्स सिर्फ 5 कार्स बना सकते हैं। तो जब ये 5 कार्स बना सकते हैं तो हमारी बॉडी भी कितनी यूज़ होगी, 5 बॉडी यूज़ होगी। तो जब 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारी रिमेनिंग बॉडीज़ कितनी रह जाएंगी, 5 बॉडी रिमेनिंग रह जाएंगी। तो इसीलिए इसको हम क्या नाम दे देंगे, एक्सेस अमाउंट का नेम दे देंगे। तो अभी तक आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन को अगेन से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, द रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम्ड, हमारा वो रिएक्टेंट जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। ठीक है, जैसे हमने देखा कबाब्स को, जैसे हमने देखा व्हील्स को, ये ड्यूरिंग रिएक्शन या बनाते हुए क्या हुआ, ये कम्प्लीटली क्या हो गए, कंज्यूम्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसे रिएक्टेंट्स को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नेम देते हैं। यस की अगर हम सेकंड डेफिनेशन देखें, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट, वो रिएक्टेंट जो कि सबसे पहले कंज्यूम हो जाए। तो यहाँ आप नोट करें कि यहाँ सबसे पहले कबाब कंज्यूम हो गए और इधर सबसे पहले व्हील्स कंज्यूम हो गए। तो वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। और इसके कंज्यूम होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम बनता है। कैसे कम बनता है, देखें यहाँ हमारी 10 सैंडविचेस बन सकते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो हमारे कबाब हैं, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये पहले ही कंज्यूम हो गए, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, कम। ठीक है, वैसे हमारे कितने सैंडविचेस बनने थे, 10, लेकिन इसके कंज्यूम होने की वजह से अब हमारे कितने सैंडविचेस बन गए, 8 सैंडविचेस बन गए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ व्हील्स की बात करें तो और कार की बात करें तो हमारी कार कितनी बन सकती थी, 10 बन सकती थी, बट क्योंकि यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट ये जो व्हील्स है ये पहले कंज्यूम हो गए, जिसकी वजह से अब फर्दर कार्स नहीं बन सकती। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड स्टॉप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले क्या करेगा, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट क्या बनेगी, कम बनेगी, और साथ साथ इसकी वजह से आपका केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, जब रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो जाएगा, जब एक ही रिएक्टेंट आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्शन करके फर्दर केमिकल रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए आपका वहाँ जाके केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है केमिकल रिएक्शन की, ताकि आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आए, बिकॉज़ ये तो हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं इसको रिएक्शन के अंदर। सपोज़ करें वी हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास 2 ही मोल ऑक्सीजन के और 2 ही मोल हमारे पास किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, अब होगा क्या, देखें, अब हम क्या करें, अगर हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाएं, हमारे पास 2 मोल्स किसकी, ऑक्सीजन की, और 2 मोल्स हमारे पास क्या, हाइड्रोजन की। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ मैं फर्स्ट मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं सेकंड मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख देती हूँ, ताकि आपको रिएक्शन समझने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, 2 मोल से हाइड्रोजन के, तो फर्स्ट मोल मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन का, और सेकंड मोल मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन का। अब हमने क्या करवाया, इन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं हम 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है,
अब जब हमने इन 2 मोल्स ऑक्सीजन को 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो होगा क्या कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। सबसे पहले कंज्यूम होने से होगा क्या कि हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी और वो प्रोडक्ट क्या बनेगी, H2O। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में भी हमारा H2O बन जाएगा और इस वाली रिएक्शन में भी हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखिए यहाँ होगा क्या, इसको नोट कीजिएगा ज़रा। यहाँ दोनों रिएक्शन से हमारे बन गए H2O। अब H2O देख के हमें ये आइडिया हो गया कि इन रिएक्शंस के अंदर जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहले कंज्यूम हो गया। ठीक है, और इसके कंज्यूम होने की वजह से इस रिएक्शन के अंदर एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है। अभी देखें यहाँ 2 हाइड्रोजन तो यूज़ हो गए, बट इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से जस्ट ऑक्सीजन का एक पार्ट यूज़ हुआ। इसी तरीके से सेकंड रिएक्शन में देखें यहाँ भी आपके 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, बट ऑक्सीजन का जस्ट एक एटम क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन का एक एटम रिमेनिंग है। तो दोनों को अगर हम देखें, दोनों को मिलाएं तो हमारे पास एक O2 का मोल क्या हो गया, रिमेनिंग रह गया। खुद चेक करें, देखें इसके अंदर कौन सा रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हुआ। इसके अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम कंज्यूम हुआ है, तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ बोलेंगे दिस इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अभी भी रिमेनिंग है तो इसको हम बोल देंगे एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था लिमिटिंग रिएक्टेंट का और साथ में एक्सिस रिएक्टेंट का। ओके, अब हम एग्जांपल 1.15 देखते हैं जिसमें दिया हुआ है कंबस्शन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जब इथीन को हम एयर में कंबशन करवाएंगे इसकी, तो उसके रिज़ल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको इक्वेशन के थ्रू समझाया हुआ है। देखें इथीन ने जब कंबशन की एयर के साथ तो रिएक्शन में बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि अगर मिक्सचर में 2.8 ग्राम इथीन के, मतलब हमें जो है वो मास दिया हुआ इथीन का और साथ में ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ विच इज़ 6.4 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों रिएक्टेंट में से सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और फिर साथ में हमने जो प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मास भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या चीज़ें गिवन है। हमें क्या दिया हुआ है, देखें इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ इथीन, इथीन का हमें मास दिया हुआ विच इज़ 2.8 ग्राम, और साथ में हमें ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ विच इज़ 6.4 ग्राम। ठीक है, ये हमें इनका जो है वो मास दिया हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हमें मालूम करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से इथीन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, मतलब सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें जो हमारा प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व करने के। वो ये हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी होगी, उसको बैलेंस्ड करना होगा। बैलेंस्ड करने के बाद हमने जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका मोल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, पहला हमारा स्टेप क्या है, हमने इस इक्वेशन को लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें इन दोनों रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड आउट करने होंगे, और फिर जिस प्रोडक्ट को हमें फाइंड आउट करना है उसका भी मोल जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन लिखने के बाद सेकंड स्टेप में हमें रिएक्टेंट का मोल फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट का मोल फाइंड आउट करना है। जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को फुलफ़िल करते हैं जिसके अंदर हमने इक्वेशन को लिखना है, बैलेंस इक्वेशन को लिखना है। तो बैलेंस इक्वेशन हमारे पास क्या है, C2H4 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन रिएक्टेंट्स की इथीन और ऑक्सीजन इन दोनों के हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सिर्फ आप ये क्वेश्चन इस स्टेप से नहीं करेंगे बल्कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने इनको इसी रूल्स को फॉलो हुए करते हुए सॉल्व करना है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम इन दोनों रिएक्टेंट के इथीन का और साथ में ऑक्सीजन का मोल फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है। तो मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये हमारे पास मोल को फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो सबसे पहले मैं इथीन का मोल फाइंड आउट करूँगी, इसके बाद मैं ऑक्सीजन का मोल फाइंड आउट करूँगी। तो इथीन का मोल फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन मास लगाना होगा। तो इथीन का गिवन मास कितना दिया हमें 2.8 ग्राम, और इथीन का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें वो हमारा आ जाएगा 28, ठीक है। तो जब हमने गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाएंगे तो हम इथीन के जो मोल आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 0.1 मोल, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं क्या करती हूँ, इथेन इस रिएक्टेंट का तो मैंने मोल फाइंड आउट कर लिया, अब मैं फाइंड आउट करती हूँ मोल ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का मोल फाइंड आउट करने के लिए वही हम मोल वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले गिवन मास लिखना है। ऑक्सीजन का गिवन मास कितना दिया हुआ है 6.4, और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ऑक्सीजन का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा 32। मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत इजी है, हम जस्ट इसके एटॉमिक मासेस को प्लस कर देंगे। अब जब हम इसके गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाएंगे तो ऑक्सीजन का हमारा जो मोल आएगा वो आ जाएगा 0.2। तो हमने सेकंड स्टेप को भी फुलफ़िल कर लिया, जिसके अंदर हमने इनके मोल्स को फाइंड आउट करना। हमें थर्ड स्टेप के अंदर रिएक्टेंट को उसके प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करवाना होता है, यानी कि रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल के साथ कंपेयर करवाना होता है। तो मैं सबसे पहले इथीन को कंपेयर करवाऊँगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके बाद मैं ऑक्सीजन को कंपेयर करवाऊँगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया इथीन और साथ में लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। इथीन के हमें कितने मोल्स दिए हैं, 1 मोल दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल दिए हैं। उसके बाद हमने इथीन के जो मोल निकाले थे, यहाँ देखें इथीन के मोल हमारे पास कितने आ गए थे 0.1, तो मैंने यहाँ इथीन के मोल लिख दिए 0.1, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड आउट करने हैं तो मैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लगा दूँगी x, ठीक है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जबकि 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है, x ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 मल्टीप्लाई का इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड का हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे 0.2। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के वो मोल्स हैं जो किसने प्रोड्यूस करवाएं, इथीन ने प्रोड्यूस करवाएं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इथीन ने कार्बन डाइऑक्साइड के 0.2 मोल्स प्रोड्यूस करवाए। अब हम क्या करेंगे कि हमने फर्स्ट रिएक्टेंट को कंपेयर करवा लिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के मोल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो मैंने अगेन क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन को मैंने मेंशन किया, यहाँ ऑक्सीजन लिखा और यहाँ मैंने क्या कार्बन डाइऑक्साइड को मेंशन कर दिया। ऑक्सीजन के 3 मोल्स गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। ऑक्सीजन के हमने जो मोल्स निकाले थे वो हमारे आए थे 0.2, और क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह मैंने x लगा देना है। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 से, जबकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, ठीक है। क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है तो ये 3 मल्टीप्लाई का ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, वी विल गेट 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के वो मोल्स हैं जो किसने प्रोड्यूस करवाएं, ऑक्सीजन ने प्रोड्यूस करवाएं। तो अब हमने जब इसको कंपेयर करवा लिया रिएक्टेंट को उसके प्रोडक्ट के साथ, हमें इसके मोल्स मिल गए, तो अब हमारे लिए फाइंड आउट करना ईजी हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। वी नो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वो रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट की लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। तो अब चेक करें इसमें लेस क्वांटिटी कौन सी है। देखिए इथीन ने 0.2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए और ऑक्सीजन ने 0.133 मोल प्रोड्यूस किए। वी नो कि 0.133 मोल हमारे पास लेस क्वांटिटी है, मतलब ऑक्सीजन ने एज़ कम्पेयर टू इथीन लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है। तो जो लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम मास फाइंड आउट करेंगे। मास फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हमारे पास, हमने मोल से ही मास का फार्मूला निकाला है। गिवन मास को हम ऐसे ही रख देंगे तो मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास से। तो ये हमारे पास गिवन मास का या मास फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब देखें हमारे पास हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाले थे वो 2 मोल्स आए थे, एक ऑक्सीजन ने प्रोड्यूस करवाए थे और दूसरे इथीन ने प्रोड्यूस करवाए थे। बट वी नो कि हम ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कर रहे हैं, तो जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा हम उसी ने जो मोल प्रोड्यूस करवाए होंगे वो मोल्स मेंशन करेंगे। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीजन है तो उसने जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करवाए हमें वो मेंशन करना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम मोलर मास निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 44। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे वी विल गेट द आंसर विच इज़ 5.852 ग्राम। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
1.16 इसके क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम इज़ हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हमने एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो प्रोडक्ट में हमारा बन गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, अब यहाँ डेटा के अंदर दिया हुआ 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ और 140 ग्राम यूज़ हुआ नाइट्रोजन का, और इन दोनों के मैस को यूज़ करने से हमारा बन गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले ही क्लियर किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, हमें एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मैस फाइंड आउट करना है, और हमारा जो एक्सिस रिएक्टेंट है, मतलब जो अमाउंट हमारा रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, हमें उसका मैस भी फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने रिएक्टेंट के मोल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को अगेन लिखती हूँ। इक्वेशन हमारे पास है 2 एल्यूमिनियम के मोल्स और इसके बाद नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने इक्वेशन को लिखना है, वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, एल्यूमिनियम के भी और नाइट्रोजन के भी। तो मोल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एल्यूमिनियम का भी मोल फाइंड आउट करूँगी और साथ में नाइट्रोजन का भी मोल फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले एल्यूमिनियम का मोल फाइंड आउट करते हैं। इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 67.5, तो हम गिवन मास की जगह लगा देंगे 67.5। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर ही एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास गिवन है, मतलब हमें एल्यूमिनियम के मास को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में ही इसका जो है वो एटॉमिक मास दिया हुआ है, जो हमारे पास क्या है 27। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.5 मोल्स। तो यहाँ हमें एल्यूमिनियम के मोल मिल गए विच इज़ 2.5 मोल। अब हम फाइंड आउट करते हैं नाइट्रोजन के मोल्स, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और क्वेश्चन के अंदर हमें नाइट्रोजन का भी मास गिवन है विच इज़, देखो यहाँ लिखा हुआ है 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 140 ग्राम कितना है नाइट्रोजन का यूज़ हुआ है, तो गिवन मास की जगह मैंने लगा दिया 140 ग्राम। और जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, बट वी नो कि नाइट्रोजन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में गिवन होती है, तो उसका जब हम मोलर मास निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 28, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। तो हमने अपना सेकंड स्टेप परफॉर्म कर लिया, जिसमें हमने एल्यूमिनियम के मोल फाइंड आउट करे जो थे 2.5 मोल, और फिर हमने नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड आउट किए जो कि 5 मोल्स थे। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने कंपेयर करवाना होता है रिएक्टेंट को उसके प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन को अगेन लिख देती हूँ जो हमारे पास है, 2 एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये मैंने इक्वेशन अगेन लिख दी। अब हम क्या करवाते हैं, इन रिएक्टेंट्स के मोल को कंपेयर करवाते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल के साथ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एल्यूमिनियम को कंपेयर करवाती हूँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें एल्यूमिनियम के 2 मोल्स दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के भी हमें 2 मोल्स ही गिवन है। ठीक है, और अभी हमने जो एल्यूमिनियम के मोल्स निकाले थे वो कितने मोल्स थे, हमारे पास 2.5, और हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड के जो कि एल्यूमिनियम ने प्रोड्यूस किए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2.5 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, जबकि 2 मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो होगा क्या, 2 मल्टीप्लाई का है यहाँ, ये इस तरफ साइड पे आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने हो जाएंगे 2.5। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम के 2.5 मोल्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड का 2.5 मोल ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन की कंपेरिजन एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ। नाइट्रोजन के 1 मोल हैं या कुछ नहीं, मीन्स 1 मोल है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के 2 मोल्स हैं। नाइट्रोजन के हमने जो मोल्स निकाले थे वो हमारे पास 5 आए थे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और उसके बाद हम 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ। अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो ये 1 मल्टीप्लाई का ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आके या राइट साइड पे आके किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो जब हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10 मोल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब जब हमने कंपैरिजन करवा लिया, हमें पता चल गया कि
एल्यूमिनियम ने 2.5 मोल्स प्रोड्यूस करवाया एल्यूमिनियम नाइट्राइट के, और नाइट्रोजन ने 10 मोल्स प्रोड्यूस करवाया एल्यूमिनियम नाइट्राइट के। तो इसमें से अगर मुझे फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो हम चेक करेंगे कि किसने लेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्रोड्यूस किया है। इसने 2.5 प्रोड्यूस किया है, इसने 10 मोल प्रोड्यूस किया है। एंड वी नो 2.5 मोल्स हमारी लेस क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी किसने प्रोड्यूस करवाई है? एल्यूमिनियम ने। तो जो आपका रिएक्टेंट लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हमारा क्या है? एल्यूमिनियम। सिंस हम यहाँ लिख देंगे एल्यूमिनियम इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एल्यूमिनियम नाइट्राइट का मास। ठीक है, हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइट का मास फाइंड आउट करना है जो कि एल्यूमिनियम ने प्रोड्यूस किया है। मास फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमने यहाँ एल्यूमिनियम नाइट्राइट का वो मास फाइंड आउट करना है जो किसने प्रोड्यूस करवाया? एल्यूमिनियम ने प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो हम यहाँ मोल भी किसके लगाएंगे? एल्यूमिनियम ने जो मोल्स प्रोड्यूस करवाए हम वो वाला जो है वो मोल यहाँ पुट करेंगे। तो एल्यूमिनियम ने मोल प्रोड्यूस करवाए 2.5, और अगर हम बात करें मोलर मास किसकी? मोलर मास की एल्यूमिनियम नाइट्राइट की, बिकॉज हम फाइंड आउट कर रहे हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइट के मास को। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ मोल्स किसके लगाए? एल्यूमिनियम नाइट्राइट के ही लगाएं जो किसने प्रोड्यूस करवाए थे? एल्यूमिनियम ने प्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद अगर एल्यूमिनियम नाइट्राइट का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 41। तो जब 2.5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 102.5 ग्राम। अच्छा, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हमने मोल्स और मोलर मास एल्यूमिनियम नाइट्राइट का निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में एल्यूमिनियम नाइट्राइट के मास को फाइंड आउट करने का बोला है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 मोल्स एल्यूमिनियम के, ठीक है, सॉरी, यहाँ हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइट के 2 मोल्स हैं। एक एल्यूमिनियम ने प्रोड्यूस किया और दूसरा नाइट्रोजन ने प्रोड्यूस किया, लेकिन हम एल्यूमिनियम ने जो मोल प्रोड्यूस किया वो पुट करेंगे बिकॉज हमें यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद हमने रिएक्टेंट में जिसका अमाउंट एक्सिस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं इक्वेशन को अगेन लिख देती हूँ। हमने इस इक्वेशन में जिस रिएक्टेंट का अमाउंट एक्सिस है वो फाइंड आउट करना है। हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि नाइट्रोजन हमारा एक्सिस अमाउंट है। तो हमने जो अमाउंट एक्सिस है वो उसका जो है वो मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करवाते हैं इसके मोल को। एल्यूमिनियम के 2 मोल्स गिवन है जबकि नाइट्रोजन के 1 मोल गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने अभी देखा कि एल्यूमिनियम के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, या एल्यूमिनियम के जब हमने एल्यूमिनियम्स के मोल निकाले थे, ठीक है, वो आप पीछे भी देख सकते हैं, हमने एल्यूमिनियम के जब मोल्स निकाले थे तो वो हमारे पास कितने आए थे? 2.5 मोल्स आए थे। हमने एल्यूमिनियम के मोल्स निकाले थे और हमने नाइट्रोजन के मोल निकाले थे, तो एल्यूमिनियम के मोल्स हमारे पास कितना आ गए? 2.5। अब हम नाइट्रोजन का जो मोल है, एक्सिस अमाउंट है, वो हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो 2.5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, जबकि 2 को हमें x से मल्टीप्लाई करवाना है। 2.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5, ये 2 मल्टीप्लाई का इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आके डिवाइड का हो जाएगा, एंड जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से हमें नाइट्रोजन के मोल्स मिल गए। अच्छा, अब आप एक चीज़ याद रखें कि अब आप यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमने नाइट्रोजन के मोल्स भी तो निकाले थे, और नाइट्रोजन के हमारे पास जो मोल्स आए थे वो कितने मोल्स आए थे? हमारे पास 5 मोल्स आए थे। ठीक है, हमने जब स्टार्टिंग में मोल्स निकाले थे तो हमारे नाइट्रोजन के 5 मोल्स आए थे, और जबकि एल्यूमिनियम के हमारे पास 2.5 मोल्स आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने अगेन नाइट्रोजन के मोल्स इसलिए फाइंड आउट किए बिकॉज स्टार्टिंग में हमने जो 5 मोल्स देखे थे नाइट्रोजन के, उन तमाम 5 मोल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, कुछ आपके पास मोल्स हैं नाइट्रोजन के जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइट को प्रोड्यूस करवाया। तो हमने ये जब स्टेप किया जिसके थ्रू हमने नाइट्रोजन के मोल्स निकाले हैं, ये नाइट्रोजन के वो मोल्स हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या होता है कि ये वो रिएक्टेंट होता है जिसके कुछ अमाउंट की क्वांटिटी जो है वो रिएक्शन करती है और कुछ रिमेनिंग रह जाती है। तो इन 5 मोल्स में से सिर्फ 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ने क्या किया? रिएक्शन किया। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट मतलब मुझे देखना है कि अगर 5 मोल में से 1.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया तो कितना अमाउंट मेरे पास बचा।
नाइट्रोजन का कितना एक्सेस अमाउंट बचा। तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास नाइट्रोजन का हमने मोल स्टार्टिंग में निकाला था, जो हमारे पास 5 आया था, इसको हम रिएक्टिव जो मोल ऑफ नाइट्रोजन है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम इससे माइनस करेंगे 5 को 1.25 से, तो हमें मोल मिल जाएंगे 3.75। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के जो एक्सेस मोल्स मिले या जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की रिएक्शन में, वो कितना, 3.75 मोल्स। यहाँ तक भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि आपने एक्सेस अमाउंट फाइंड आउट करना है, बट उसका मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैस फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, आपने मोल को जो है वो मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो हमें मोल्स कितने मिल गए हैं इसके एक्सेस अमाउंट के, नाइट्रोजन के 3.75, और नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है 28। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 105 ग्राम। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का वो अमाउंट है, वो मास है जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। वैसे कोशिश करें कि आप खुद सॉल्व करें, अगर नहीं होता उसके बाद आप वीडियो में से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कमर्शियली प्रिपेयर होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस को हम प्रिपेयर करते हैं स्टीम मीथेन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, स्टीम मीथेन मतलब मीथेन को हम स्टीम के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, बताया हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर 28.8 ग्राम मीथेन के यूज़ हुए हैं, और जो स्टीम के मास यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है 14.4 ग्राम। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मीथेन का जो मास हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28.8। बाद वाटर का जो मास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 14.4 ग्राम। ठीक है, और अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिंपली देख लेते हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। आपने देखना है कि इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका मास भी आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने जो अपने अभी रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है और हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने उनको सॉल्व किया था, इसको भी हम सिमिलर उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, वो जो हमारे पास है CH4 वाटर के मॉलिक्यूल, और रिएक्शन करके बना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन लिखनी होती है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, रिएक्टेंट्स के मोल्स को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले मैं मीथेन के मोल को फाइंड आउट करती हूँ। आपका मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देती हूँ हमारे पास मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस फार्मूले के थ्रू मैं सिंपली जो है वो मीथेन के मोल को निकाल लेती हूँ। मीथेन का जो गिवन मास है वो हमें कितना दिया हुआ है, 28.8 ग्राम। ठीक है, और मीथेन का अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मीथेन्स के जो मोल आए वो आ गए 1.8 मोल। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने जब मीथेन के मोल फाइंड आउट किया, अब हम मालूम करेंगे वाटर के मोल्स को। ठीक है, वाटर के मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मास हमें दिया हुआ है 14.4, और वाटर का जो मोलर मास होगा वो हमारे पास कितना होता है, 18 होता है। तो जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास आ जाएगा 0.8। तो वाटर का मोल आ गया हमारे पास 0.8। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करवाते हैं, रिएक्टेंट को कंपेयर करवाते हैं प्रोडक्ट के साथ। तो मैं अगेन जो है वो लिखती हूँ अपनी इक्वेशन को। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, हम कंपेयर करवाएंगे दोनों रिएक्टेंट्स को उसके प्रोडक्ट के साथ। क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन के मास को फाइंड आउट करने का बोला गया, इसीलिए मैं दोनों रिएक्टेंट्स को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करवाऊंगी। तो सबसे पहले CH4 को मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन के साथ। CH4 का 1 मोल है, जबकि हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। हमने CH4 के मोल निकाले थे जो हमारे पास आ गए थे 1.8। हाइड्रोजन के मोल्स मैंने फाइंड आउट करना है, इसकी जगह x लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 से, जबकि 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x से। हमने फाइंड आउट करना है x को, तो ये जो 1 मल्टीप्लाई का इस तरफ आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को या इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, 1 ये मल्टीप्लाई का इस तरफ आके डिवाइड का हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें जो है वो मोल्स मिल जाएंगे कितने, 5.4। मतलब 1.8 मोल्स मीथेन ने यूज़ किए और कितने मोल्स बनाए हाइड्रोजन के, 5.4 मोल्स बना दिए हाइड्रोजन के। और ये मोल्स किसने बनाए हैं, मीथेन ने बनाए। ठीक है, याद रखिएगा।
अब हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करवाते हैं स्टीम को हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा स्टीम और यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। स्टीम के 1 मोल हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। स्टीम के हमने मोल्स निकाले थे जो कितना आया था 0.8। हमने इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि स्टीम प्रोड्यूस करवाएगा हाइड्रोजन के। अब हम इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0.8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, जबकि 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो हमें क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो x ऐसे ही रहेगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 या मल्टीप्लाई का यहाँ आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करवाएंगे वी विल गेट 2.4 मोल्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वाटर ने जो हाइड्रोजन के मोल्स प्रोड्यूस करवाएं वो कितने करवाएं, 2.4 ये मोल्स प्रोड्यूस करवाएं वाटर ने। ठीक है, हमने ये दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा। वी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो मीथेन ने 5.4 मोल्स प्रोड्यूस किए हाइड्रोजन के, जबकि वाटर ने 2.4 मोल प्रोड्यूस किए हाइड्रोजन के। तो क्योंकि ये वाली क्वांटिटी आपकी लेस है तो इसलिए हम कहेंगे वाटर हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं वाटर या स्टीम हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब सिंपली हमने क्या करना है, हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है। मास फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मोल्स लिखेंगे हाइड्रोजन के जो किसने प्रोड्यूस करवाए, स्टीम ने प्रोड्यूस करवाया। तो स्टीम ने हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस करवाया था, 2.4 मोल प्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, और अगर हम क्योंकि हम हाइड्रोजन का क्या मालूम कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन का जो है वो मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन का हमारे पास जो मास है वो कितना है, 2 मोलर मास है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सो वी विल गेट आंसर 2 को जब हम 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 4.8 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टीम ने जो हाइड्रोजन का मास बनाया वो कितना बनाया, 4.8 ग्राम बनाया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड करके आपकी क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड को। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।